प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं सामाजिक विज्ञान का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस जो आपके डीएलएड एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो यहाँ से बार बार रिपीट भी होते हैं। ठीक है, तो आप चलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा और आप खुद से जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आपका कितना सवाल सही हो पाता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल से। तो पहला सवाल क्या है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1 माह या 2 माह? ठीक है, तो देखिए उपभोक्ता अगर शिकायत दर्ज करना चाहे तो ये 2 माह का समय सीमा होता है, 2 वर्ष का समय सीमा होता है, यानी ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कानून कब लागू किया गया था, तो ये 1986 में लागू किया गया था। ठीक है, और वहीं अगर बात करें कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, हर साल 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको ये जो डिस्कशन दिया जा रहा है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना है। दूसरा सवाल है कि भारत में कार्यरत वाणिज्यिक क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है? ठीक है, 19, 12, 15 या 20? क्या पूछा है कि कार्यरत सार्वजनिक बैंकों की संख्या क्या है? सबसे पहले आपको बता दें कि भारत में 2 बार वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ठीक है, एक बार हुआ था 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, वहीं एक बार 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, तो कुल मिला के 20 बैंक हो गया, लेकिन इनमें से एक बैंक को मर्ज कर दिया गया था तो कुल 19 बैंक बचा था। ठीक है, लेकिन बोला है कि कार्यरत बैंकों की संख्या कितनी है, तो इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है कि निम्न में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? उदारीकरण, राष्ट्रीयकरण, वैश्वीकरण या इनमें सभी? तो देखिए बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां हैं वो वैश्वीकरण की प्रक्रिया में भूमिका निभा रही है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या होता है कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा जाता है तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सामंजस्य स्थापित करना वैश्वीकरण कहलाता है। तो इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चौथा सवाल क्या है कि पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है? अल्पकालीन, दीर्घकालीन, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए पूंजी बाजार क्या होता है, जैसे बीएसई है, बीएसई का क्या मतलब होता है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये सारा पूंजी बाजार है। ठीक है, स्टॉक मार्केट जो है वो क्या है, पूंजी बाजार है। तो ये इसमें ऋणों की जो परिपक्वता अवधि होती है वो क्या होती है, तो दीर्घकालीन होती है। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगला सवाल क्या है कि मानव विकास रिपोर्ट किस घटक के आधार पर तैयार की जाती है? शैक्षिक स्तर, प्रति व्यक्ति आय, स्वास्थ्य स्थिति या इनमें सभी? तो देखिए मानव विकास का क्या मतलब होता है कि मानव का हर तरीके से विकास होना, तो इनमें सभी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत का क्या स्थान है मानव विकास की रिपोर्ट में, ठीक है, तो इसका भारत का स्थान है 134वां स्थान है। ठीक है, यानी काफ़ी ज़्यादा पिछड़ा हुआ हमारा भारत है मानव विकास की रिपोर्ट में। वहीं अगर बात कर लेते हैं हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका जो है, श्रीलंका का जो यहाँ पे स्थान है वो है 73वां, यानी कि ये हमसे कई गुना अच्छे स्थिति पर आता है। तो इसलिए देश बड़ा होना नहीं हमारे लिए ज़रूरी है, बल्कि देश को खुश रखना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हमारी सरकारें क्या करती है, सिर्फ पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन करती है। और कंपैरिजन करना है तो आप चीन के साथ कीजिए, तब जाके आपको पता लगेगा कि हमारा देश कितना पीछे है। ठीक है, तो चलिए हम लोग छठे सवाल में चलते हैं। छठा सवाल क्या है कि गरीबी के कुचक्र की अवधारणा किसने दी? प्रोफेसर केन्स, प्रोफेसर मार्शल, रैगनर नक्स या एडम स्मिथ? तो देखिए गरीबी के कुचक्र का क्या मतलब होता है कि जब कोई आदमी गरीब होता है तो उनके पास पूंजी की कमी होती है, वो उस पूंजी नहीं होने के कारण वो पूंजी को खर्च करके कोई दूसरा काम नहीं कर पाता है, जिसके कारण वो फिर से गरीब ही रह जाता है। तो गरीब जो लोग होते हैं वो गरीब ही रह जाते हैं, उन्हें अमीर बनने का मौका नहीं मिल पाता है। तो इसी अवधारणा को क्या कहा जाता है, गरीबी का कुचक्र कहा जाता है। और इस अवधारणा को किसने दिया था, तो रैगनर नक्स ने दिया था, यानी ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 7 नंबर सवाल को। क्या है कि गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मानदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया? तेंदुलकर समिति, लकड़ावा समिति, योजना आयोग या रंगराजन समिति? ठीक है, तो देखिए गरीबी निर्धारण के लिए क्या किया गया था, तो कैलोरी मानदंड का सुझाव योजना आयोग के द्वारा दिया गया। ठीक है, योजना आयोग इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। तो योजना आयोग ने क्या कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग यदि अगर 2400 किलो कैलोरी से अधिक ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो वह
गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे, ठीक है। वहीं जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं वो अगर 2100 किलो कैलोरी से अधिक ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो वो गरीबी रेखा से ऊपर माने जाएंगे। इन्होंने कैलोरी मानदंड के आधार पर दिया था। वहीं तेंदुलकर समिति जो है इन्होंने प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दिया था कि जिस व्यक्ति की प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी वो गरीबी रेखा से ऊपर होगा और जिसकी कम होगी वो गरीबी रेखा से नीचे होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है कि सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बना? 1904, 1912, 1914 या 1919? बताइएगा आप लोग। देखिए सहकारिता मतलब क्या होता है कि मिलजुल कर कार्य करना। जब किसी कार्य को मिलजुल कर किया जाता है तो उसे सहकारी कहते हैं। तो इसे प्रांत को कब हस्तांतरित किया गया था? तो 1919 में किया गया था। यानी 1919 में एक सुधार हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। क्या हुआ था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। और इसी सुधार के अंतर्गत क्या किया था? तो सहकारिता को प्रांतीय सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़ या इनमें सभी? तो देखिए बिहार में गरीबी है जो इसको बढ़ने नहीं देती है, बेरोजगारी भी है जो इसको आगे बढ़ने नहीं देती है, और बाढ़ भी काफ़ी ज़्यादा एक समस्या है बिहार की, ठीक है। यानी बिहार की जो कोसी नदी है वो काफ़ी ज़्यादा बाढ़ लेके आती है तो बिहार में काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा देती है। तो इनमें सभी इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। सभी जो है बिहार के विकास में बाधक है। वहीं बिहार के बारे में एक कथन कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। ये कथन किसने कहा था? तो APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। किसने कहा था? APJ अब्दुल कलाम ने कहा था। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल में हम लोग बढ़ जाते हैं। तो अगला सवाल क्या है? देखिए 10 नंबर में कि निम्न में से किस देश का HDI रैंक भारत से अच्छा है? HDI का मतलब क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में मानव विकास सूचकांक भी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा देश जो है वो भारत से अच्छा है? तो वहीं अगर बात करें भारत का इसमें, तो भारत का रैंक क्या आ जाता है HDI में? तो 134वां रैंक भारत का आता है, ठीक है। वहीं अगर श्रीलंका की बात करें हम लोग, तो श्रीलंका का जो रैंक है इसमें, श्रीलंका का जो इसमें रैंक है तो वो कितना है? तो इसका रैंक आ जाता है 73 नंबर पे, ठीक है। तो ये भारत से काफ़ी ज़्यादा अच्छे स्थिति में है मानव विकास के मामले में। वहीं बात करें, अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहला मानव विकास जो रिपोर्ट है भारत में कब जारी किया गया था, तो सबसे पहला मानव विकास रिपोर्ट 1990 में जारी किया गया था, ठीक है। किसकी सरकार में? तो अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। इसके काल में क्या किया गया था? पहला मानव विकास रिपोर्ट जारी किया गया था। ये भी सवाल आपको याद रखना है। चलिए 11वां सवाल को देख लेते हैं। क्या है कि हीराकुंड बांध किस राज्य में अवस्थित है? ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो देखिए हीराकुंड जो बांध है वो कहाँ है? तो ओडिशा राज्य में है। हीराकुंड बांध जो है ये भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध अगर आपको पूछेगा तो हीराकुंड बांध ही हो जाएगा। अगर आपको पूछ ले कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो आपको याद रखना है क्या? महानदी पर बना हुआ है, ठीक है। कोई महान ही नदी होगा जिसमें बहुत ज़्यादा लंबा बांध बना होगा, ठीक है। तो महानदी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वां सवाल क्या है कि भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंधन किसके अधीन है? टिस्को, भेल, सेल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए लौह इस्पात जो केंद्र आता है, ठीक है, जो स्टील वाली जो कंपनियां हैं वो सेल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? सेल का फुल फॉर्म होता है स्टील अथॉरिटी लिमिटेड ऑफ इंडिया, ठीक है, या स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। तो सेल के अंतर्गत सभी लौह इस्पात केंद्र आते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां सवाल क्या है कि नेल्लोर किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? अभड़क, लौह अयस्क, बॉक्साइट या हीरा? तो देखिए नेल्लोर क्या है? तो नेल्लोर एक जिला है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का जिला है? तो आंध्र प्रदेश राज्य का एक जिला है और ये जो है ये अभड़क के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है। अभड़क इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो उड़ीसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 14 नंबर सवाल है कि भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या फ्रांस? तो देखिए भिलाई जो लौह इस्पात केंद्र है ये किसकी सहायता से? तो सोवियत संघ, जिसे हम लोग रूस भी कहते हैं, रूस की सहायता से इसे स्थापित किया गया था, ठीक है। ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें कि ब्रिटेन की सहायता से कौन सा लौह इस्पात केंद्र स्थापित किया गया था, तो हो जाएगा दुर्गापुर। कौन सा हो जाएगा? दुर्गापुर जो लौह उत्पादन केंद्र है ये किसकी सहायता से स्थापित किया गया था?
तो ये ब्रिटेन की सहायता से स्थापित किया गया था। वहीं रूस की सहायता से एक और भी स्टील संयंत्र स्थापित किया गया था, वो था बोकारो। कौन सा? बोकारो लौह इस्पात केंद्र जो है, इसे भी रूस के ही सहायता से स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? तो 1954 में से स्थापित किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या है कि उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? अप्रैल 1975, मई 1970, जुलाई 1965 या जून 1960? तो देखिए, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था? तो अप्रैल 1975 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1975 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर सवाल क्या है कि मिरातुल अखबार किसने शुरू किया? बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज मेहता, दादा भाई नौरोजी या राजा राम मोहन रॉय? तो देखिए, मिरातुल अखबार जो है ये किसने शुरू किया था? तो राजा राम मोहन रॉय ने शुरू किया था। ठीक है, इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। वहीं अगर आपको पूछ ले कि मिरातुल अखबार की भाषा क्या थी, तो आपको याद रखना है क्या कि फारसी भाषा थी। ठीक है, फारसी भाषा मिरातुल अखबार की। वहीं राजा राम मोहन रॉय ने एक और भी पत्रिका का संपादन किया था, उसका नाम था संवाद कौमुदी। क्या नाम था? संवाद कौमुदी नाम था। और इस संवाद कौमुदी का जो भाषा था वो क्या था? तो बंगाली था। क्या था? बंगाली भाषा था। ये भी सवाल आपको पूछा जाता है। और यहाँ पे पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय ने 1828 ईस्वी में किसका स्थापना किया था? तो ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने ही किया था। ठीक है, और राजा राम मोहन रॉय को ही भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल में कि निम्न में से किसे समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र, अप्रैल थीसिस, दास कैपिटल या इनमें से सभी? तो देखिए, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को कहा जाता है। ठीक है, दास कैपिटल इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं अगर अप्रैल थीसिस की बात करें तो इसे किसने लिखा था? तो मार्टिन लूथर ने लिखा था। किसने लिखा था? मार्टिन लूथर ने अप्रैल थीसिस मार्टिन लूथर ने लिखा था। ठीक है, वहीं अगर बात करें कि दास कैपिटल की रचना किसने की थी, तो कार्ल मार्क्स ने की थी। किसने की थी? कार्ल मार्क्स ने दास कैपिटल की रचना की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 18वां नंबर सवाल है कि 1954 का जेनेवा समझौते के क्रियान्वयन की देखभाल हेतु गठित त्रिस्तरीय अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आयोग का सदस्य निम्न में से कौन सा देश नहीं था? भारत, कनाडा, पोलैंड या फ्रांस? तो देखिए, 1954 में जो जेनेवा का जो समझौता हुआ था, ठीक है, तो इसके सदस्य कौन नहीं थे? तो फ्रांस नहीं थे। यानी इस सवाल का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर सवाल है कि निम्न में से कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? लोकसभा, विधानसभा, पंचायती राज या इनमें सभी? तो बताइएगा क्या हो जाएगा इस सवाल का सही आंसर। ठीक है, तो महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? तो पंचायती राज इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पंचायती राज में। वहीं बात कर लें कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है, तो यहाँ महिलाओं को 50% आरक्षण दिया जाता है। अगर पंचायती राज की शुरुआत की बात करें तो इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। और पंचायती राज की अगर शुरुआत आपको पूछ रहे तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान राज्य से हुई थी। कहाँ से हुई थी? राजस्थान राज्य से हुई थी। और पंचायती राज संविधान के 11वीं अनुसूची में शामिल है। कौन सी अनुसूची में है? तो 11वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसके विरुद्ध चिली में जन संघर्ष हुआ था? ठीक है, चिली एक छोटा सा देश है। कहाँ का? तो दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है। कहाँ का है? दक्षिण अमेरिका का एक छोटा सा देश है। ये भी सवाल आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जन संघर्ष किस कारण से हुआ था? राजतंत्र या सैनिक तानाशाही या समाजवाद या साम्यवाद? तो देखिए, चिली में जो जन संघर्ष का मुख्य कारण था वो क्या था? सैनिक तानाशाही था। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां सवाल क्या है कि शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? हरियाणा, झारखंड, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो शिरोमणि अकाली दल जो है ये कहाँ का है? तो ये पंजाब का राज्य का राजनीतिक दल है। समझे? पंजाब का राजनीतिक दल है। आगे बढ़ जाते हैं। 22 नंबर सवाल है कि निम्न में से किसे नगर का प्राथमिक नागरिक माना जाता है? मुखिया, सरपंच, महापौर या पंचायत सचिव? तो नगर का जो प्रथम नागरिक माना जाता है वो महापौर को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। वहीं ग्राम पंचायत का जो प्रधान होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो मुखिया कहते हैं। और वहीं ग्राम कचहरी का जो प्रधान होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे सरपंच कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक सवाल और भी पूछा जाता है कि
नगर निगम में कितने अधिकतम वार्ड हो सकते हैं? ठीक है, तो ये आपको याद रखना कि अधिकतम 75 वार्ड हो सकते हैं एक नगर निगम में, अधिकतम 75 वार्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल है कि सामाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? राजतंत्र, लोकतंत्र, सैनिक तानाशाही या जनसंघर्ष? ठीक है, तो देखिए राजतंत्र तो किसी की भलाई नहीं कर सकता है और सैनिक तानाशाही से भी भलाई नहीं हो सकता है। भलाई केवल एक ही चीज से हो सकता है, वो है लोकतंत्र। ठीक है, अगर हमें सामाजिक विभाजनों को हल करना है तो लोकतंत्र को स्थापित करना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर सवाल क्या है कि 2024 में कौन सी लोकसभा का चुनाव हुआ था? 14वीं, 15वीं, 18वीं या 20वीं? तो देखिए 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था ये कौन सा था? तो ये 18वें नंबर का लोकसभा चुनाव था। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वहीं जो 2019 में हुआ था तो वो कितने नंबर का था? तो वो बेसिकली कितने नंबर का हो जाएगा? 17वीं लोकसभा चुनाव था। ठीक है, आप बताइएगा कि 2024 का जो चुनाव हुआ तो इसमें बहुमत कौन सी पार्टी को मिली थी? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल क्या है कि भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? 1960 के दशक से, 1970 के दशक में या 1980 के दशक में या 1990 के दशक में? ठीक है, तो जन आक्रोश कब शुरू हुआ था? तो 1970 के दशक में शुरू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी 1970 के दशक में 1975 ईस्वी में क्या हुआ था? तो हमारे भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा। ठीक है, काफी ज्यादा देश में खलबली मच गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर सवाल क्या है कि संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? नगरपालिका, ग्राम पंचायत, आपातकाल या मौलिक अधिकार? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ग्राम पंचायत से है। किससे है? ऑप्शन बी सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो जाएगा। वहीं नगरपालिका का जो संबंध है वो संविधान की 12वीं अनुसूची से है। किससे है? तो 12वीं अनुसूची में नगरपालिका के कार्य क्षेत्र का जिक्र किया गया है। ठीक है, और संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें भारत के 22 भाषाओं का, 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं का जिक्र किया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। 27 नंबर सवाल क्या है कि भुज किस राज्य में स्थित है? ठीक है, तो भुज क्या है? एक जिला है। तो ये कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? तो देखिए भुज जो है वो गुजरात का एक जिला है। ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी गुजरात हो जाएगा। ठीक है, वहीं बात कर लेते हैं कि 2001 में गुजरात के कच्छ और भुज में यहाँ पे खतरनाक भूकंप देखने को मिला था 2001 में। ये भी सवाल जो है पूछा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर सवाल है कि ज्वालामुखी उद्गार से कौन सा पदार्थ निकलता है? लावा, जलवाष्प, गैस या इनमें सभी? तो देखिए यहाँ पे एग्जामिनिंग क्या करता है? फंसाने की कोशिश करता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा अगर सही से नहीं पढ़ेगा सवाल को तो लावा में टिक करके आ जाएगा कि लावा निकलता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि ज्वालामुखी सब जब उद्गार होता है तो लावा भी निकलता है और जमीन के अंदर का जो पानी होता है वो भी भाप बन के निकलता है, यानी जलवाष्प भी निकलता है और इसमें कुछ गैसें भी निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया और भी कुछ अलग प्रकार के गैसेज हो गए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा इनमें सभी हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। 29 नंबर सवाल क्या है कि निम्न में से किसे बाढ़ का देश कहा जाता है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया या भूटान? तो देखिए पाकिस्तान तो ऑलरेडी सूखा हुआ देश है, तो रेगिस्तानी देश है पूरा। यहाँ पे नदियों की काफ़ी ज़्यादा कमी है। हालांकि सिंधु नदी जो है नेपाल की जीवन धारा है, लेकिन वहीं अगर बात करें कि बाढ़ का देश किसे कहा जाता है तो बांग्लादेश को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और इन नदियों का पानी जब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आता है तो बांग्लादेश में बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसे बाढ़ का देश भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30वां सवाल है और इस सेशन का अंतिम सवाल भी है कि किस आपदा का संबंध पृथ्वी की आंतरिक संरचना से है? बाढ़। तो देखिए बाढ़ का कोई मतलब नहीं होता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कोई गड़बड़ है तो बाढ़ आए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वर्षा के कारण बाढ़ आता है। वहीं रासायनिक जो आपदा है इसका भी संबंध पृथ्वी की संरचना से नहीं है। लेकिन वहीं अगर सुनामी बात करें तो सुनामी क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर के जो प्लेट हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट हैं, वो जब टकराते हैं और टकराने का जब केंद्र समुद्र होता है, केंद्र कहाँ होता है? समुद्र होता है। तो समुद्र में जब कंपन उत्पन्न होता है तो वहां पे सुनामी आ जाता है। समुद्र में उत्पन्न कंपन को हम लोग क्या कहते हैं? सुनामी कहते हैं। और जो कंपन स्थल में होता है उत्पन्न उसे हम लोग भूकंप कहते हैं। बस सुनामी और भूकंप में इतना का ही फर्क है। तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल 30 सवाल को अटेम्प्ट किया और इस 30 सवाल में से आपने कितने सवाल को खुद से हल कर पाया वो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए आप लोगों के लिए मेहनत किया जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो आप लोग जो है इस मेहनत के लिए एक लाइक करके जाइएगा ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे और हम लोग जो है आप लोगों के लिए वीडियोस लाते रहें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।